हाय, वेलकम टू द शुभ लाभ शो। मैं हूं शुभम शंकधर। एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर हूं। आज के मेहमान बड़े खास हैं, बड़े खास मौके पर हम उनको लेकर आए हैं। आज के मेहमान हैं अजीत सिंह जी। आप एयर वॉरियर मनी नाम की एक संस्था है, एक कंपनी है जिसके प्रमुख हैं, और आप म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए हैं। एयर वॉरियर मनी, जैसा आपको कंपनी का नाम लग रहा होगा, आपके जो क्लाइंट्स हैं उनमें कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जो दरअसल सेना में काम करते हैं, एयरफोर्स में काम करते हैं। क्यों चुना उन क्लाइंट्स को, क्या स्टोरी है अजीत सिंह जी की, कैसे म्यूचुअल फंड की दुनिया को समझते हैं, जानते हैं, क्लाइंट्स को लेकर आते हैं, एयरफोर्स से उनका क्या नाता है, ये सब कुछ बातचीत करने के लिए और म्यूचुअल फंड की दुनिया को नए नज़रिए से समझने के लिए आज वो हमारे साथ स्टूडियो में है। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अजीत सर, पहला सवाल मेरा आपकी कंपनी के नाम से ही शुरू होता है। आपने कंपनी का नाम रखा है एयर वॉरियर मनी, क्या कहानी है इसके पीछे? थैंक यू। सबसे पहले मैं शुरुआत किया था अपने करियर की 2006 में, 1996 में इंडियन एयरफोर्स में अकाउंट्स ब्रांच से। वहाँ से निकल के रिलायंस 10 साल ही जॉब की थी वहाँ से निकल के रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में एज अ सीनियर टेरिटरी मैनेजर तक काम किया मैंने, जो कि करीब करीब 6 साल था। तो ये मेरा बैकग्राउंड हो गया। पहली बात तो मैं एयरफोर्स से आता था। जब रिलायंस से निकल के म्यूचुअल फ़ंड के प्रोफेशन में गया तो कई साल तक किसी और नाम से हम करते रहे, लेकिन मैंने देखा कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जो एक स्पेसिफिक टारगेट को कैटर करती हैं, उनको अच्छी सर्विसेज दे रही हैं। डिफेंस फोर्सेज में, क्योंकि मैं एयरफोर्स में आता था, पहली वजह तो ये है ही कि मैं एयरफोर्स से आता था। दूसरी बात मैंने ये देखी कि एयरफोर्स के लोग या तो किसी को ट्रस्ट नहीं करते थे आसानी से, या फिर करते हैं तो पूरा करते हैं। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं एयरफोर्स के लोगों को बहुत अच्छे से जानता था, 10 साल तक काम किया था, उनकी नीड्स को, एक सर्टेन वे ऑफ अप्रोच वो पसंद करते हैं उसको, और उनकी सिंप्लिसिटी को मैं अच्छे से समझता था। मुझे लगा था कि मैं इस निश एरिया में क्यों ना काम करूं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम एयरफोर्स के क्लाइंट्स को ही कैटर करते हैं। हमारे क्लाइंट्स काफ़ी मिक्स्ड है। पिछले 3 साल से जब से ये फर्म आई है, तब से एयरफोर्स के क्लाइंट्स की संख्या काफ़ी बढ़ी है। अदरवाइज़ हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो वाइड स्प्रेड है। तो चलिए, आज आपको, जैसा देश में माहौल चल रहा है, इस बीच आप ये भी समझेंगे कि दरअसल उन सैनिकों की या उन एयरफोर्स वाले लोगों की, उन फौजियों की ज़रूरतें क्या होती हैं, कैसे अजीत जी उनकी ज़रूरतें समझते हैं और उनकी ज़रूरतें कैसे खासी अलग होती हैं और उनके लिए किस तरह के निवेश की ज़रूरत होती है, इस बात को भी आज हम अपने इस शो में समझने वाले हैं। ज़रूर। अजीत सर, पहला सवाल की पहले आपकी बात करते हैं। आपकी यात्रा कहाँ से शुरू होती है? आपने कहा 1996 में आपने एयरफोर्स में नौकरी करनी शुरू करी। जी हाँ। तो एयरफोर्स में आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गए। कहाँ आपकी पोस्टिंग थी? कहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई? क्या पढ़ाई लिखाई आपने की? थोड़ा सा विस्तार अगर बता सकें अपने बारे में। बिल्कुल। मैं अभी भी अंडर ग्रेजुएट था, और 1996 में मेरे लिए एयरफोर्स चुनने से ज़्यादा ज़रूरी था कि एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मेरे लिए क्या मिलती है, बिकॉज़ मैं गाँव से आता था। सो मुझे जो पहला मौका मिला एयरफोर्स में ही मिला, एंड मिड वे वाइल डूइंग ग्रेजुएशन मैं एयरफोर्स में चला गया अकाउंट्स में। जिस ट्रेड से मैं आता हूँ, अकाउंटिंग ट्रेड में, उसकी ट्रेनिंग बेलगाम में होती है, कर्नाटक के बेलगाम में होती है। वहाँ 1 साल की ट्रेनिंग। इसके बाद पहली पोस्टिंग मेरी चंडीगढ़ में थी। ओके। दूसरी पोस्टिंग पुणे में, और तीसरी और अंतिम पोस्टिंग मेरी दिल्ली में थी, जहाँ से मैंने स्वेच्छा से, एयरफोर्स की भाषा में कंपैशनेट ग्राउंड बोलते हैं, ऐसे रिक्वेस्ट करके मैं एयरफोर्स से निकल के, कुछ और व्यक्तिगत काम थे, और इसके बाद मैंने कॉरपोरेट सेक्टर में ज्वाइन किया था। उसके बाद आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्वाइन। एयरफोर्स से निकलने के बाद तो तमाम बहुत सारे विकल्प होते हैं नौकरी के। आप बैंक्स में जा सकते थे, आप पीएसयूज़ में जा सकते थे, कई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अलग अलग कंपनियां देती हैं। तो उसके बाद आपने ये इंश्योरेंस या अब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस काम को क्यों चुना? इसके पीछे 2 चीज़ें हैं। पहले तो मैं जब एयरफोर्स में गया तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि मेरी परिवार की इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स को ये जॉब पूरी कर रही थी। लेकिन साथ ही साथ मैं एस्पिरेशनल भी हो रहा था। अपने से सीनियर लोगों को देख के ऐसा लगता था कि मैं भी इस पोस्ट में आ जाऊं, लेकिन किसी कारणों से, स्वास्थ्य के कारणों से ये संभव नहीं हो पाया।
लेकिन क्योंकि मैं अकाउंट से था तो मेरा फ्लेयर ऑलरेडी अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था। कुछ लोग मुझे टैक्स के बारे में पूछते थे, कुछ लोग थोड़ा बहुत स्टॉक्स के बारे में भी पूछते थे, और थोड़ी बहुत इंक्लिनेशन की वजह से जानकारी हासिल भी की थी। एग्जांपल के तौर पे सन 2000 में मैं इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग थोड़ा बहुत करना सीखा था, अर्ली इंट्रोडक्शन टू ऑल दीज थिंग्स। तो एयरफोर्स से निकलने वाले जिस ट्रेड में या जिस पोस्ट में मैं हूँ, दो कैटेगरी के लोग होते हैं मूलतः। एक होते हैं जो सुपर एनुएशन में जब 58 या 60 साल के आसपास होते हैं तब निकलते हैं, दूसरे होते हैं जो 20 साल की इनिशियल एंगेजमेंट के बाद निकलते हैं। मैं इन दोनों में से कोई नहीं था। मैं 10 साल के बाद ही निकल गया था, और बॉन्ड के हिसाब से कोई भी आदमी 10 साल के बाद निकल नहीं सकता अनलेस देयर इज़ अ कंपैशनेट ग्राउंड, इसीलिए वो कंपैशनेट ग्राउंड कहा जाता है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट था टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, तो उसको लेते हुए मैंने कहा कि नहीं, बाहर जाके अच्छा करूँगा एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए। एंड मुझे लगा कि वी हैव जस्ट वन लाइफ, मुझे लगा मुझे कोशिश करनी चाहिए। और जो कुछ भी मैंने डिसिप्लिन सीखा था, जो कुछ भी मैंने सिंसियरिटी एयरफोर्स में सीखी थी, मुझे लगा था कि ये डेफिनेटली बहुत काम आने वाली है जब मैं बाहर आऊँगा। और हुआ भी ऐसे, मुझे रिलायंस में खूब सफलता मिली। म्यूचुअल फंड की दुनिया की बात करते हैं, कहाँ आपको लगा, किस मौके पर आपको ये लगा कि हाँ, म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन या म्यूचुअल फंड को जो सेल करने का काम है, उसमें एयरफोर्स में जो आपको संस्कार मिले, जो आपको तरबियत मिली, जो आपको काम करने से अनुभव मिला, कैसे वो आपको मदद करता है, कैसे चीज़ों को समझने में, बेहतर तरीके से सेल करने में कैसे आपको मदद करता है? इसके दो चरण हैं। जब मैं रिलायंस में आया तो वहाँ पे मेरा डिसिप्लिन काम आया। मैं सबका हिस्सा होते हुए भी अलग था, सबके साथ रहते हुए भी एक अलग लेवल का डिसिप्लिन था। बातों को बिल्कुल गंभीरता से लेना, समय से पहले पहुंच जाना, जो एयरफोर्स की डिसिप्लिन का एक कल्चर है, और कोई भी काम बहुत ज़्यादा मेहनत से और लगन के साथ करना। तो पहली चीज़ तो ये थी जो मेरी लेगेसी थी, एयरफोर्स की लेगेसी थी। लेकिन रिलायंस के बाद मैं म्यूचुअल फंड में कैसे आया, इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जब लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रहा था तो मुझे लगा कि लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ वेरी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट फॉर एनीवन, लेकिन सिर्फ लिमिटेड एस्पेक्ट है, एक हिस्से को पूरा करता है। दूसरी बात कि मैं किसी एक कंपनी के साथ काम कर रहा था, तो दोनों ही बातें थी। किसी एक कंपनी के उन्हीं प्रोडक्ट्स को मैं प्रमोट कर सकता था जो वो कंपनी देती थी, वो कम भी अच्छी लगे लेकिन मुझे अच्छा बोलना था। तो मेरे मन में फीलिंग आई कि जब मैं ऑलरेडी बाहर निकल गया हूँ, एक पेंशन छोड़ के, मैं जब निकल के आया था एयरफोर्स से तो पेंशन को छोड़ के आया था, मिनिमम 15 ईयर्स की जॉब करनी होती है। मुझे लगा जब मैंने रिस्क ले लिया है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम क्या हो सकता है उसके बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन इमीडिएटली मैं रिलायंस लाइफ से निकल नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास कोई बैकअप नहीं था। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा करूं जिसमें कि मैं बाध्य न रहूं कि किसी कंपनी विशेष के लिए काम करना हो। तो आई प्लान कि मैं क्लाइंट्स, अपने जो क्लाइंट हैं उनका एडवाइज़र बन जाऊं, उनके लिए काम करूं, ना कि किसी कंपनी के लिए काम करूं। एक बात तो ये, और दूसरी बात किसी एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक की तारीफ़ ना करूं, ओवरऑल रिक्वायरमेंट को एसेस करके और इन्वेस्टमेंट को एसेस करके काम करूं। एग्जांपल के तौर पे आज लाइफ इंश्योरेंस आज से ही नहीं, बहुत समय से इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी प्रमोट किया जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोडक्ट, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स खासतौर से ऐसे होते हैं जिनके रिटर्न इतने अच्छे नहीं होते। मैं किसी कंपनी विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ज़्यादा प्रीमियम, कम रिस्क कवरेज, इस तरह की प्रोडक्ट्स की ऑफरिंग्स कुछ होती हैं। मुझे लगा कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट में रहना है और बड़ा प्रीमियम या बड़ा अमाउंट होना है तो वो प्योर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड कैटर करता है, विच आई थिंक यू विल एग्री विथ मी। और वो चीज़, और प्लस मैंने खुद अंतिम समय में जब रिलायंस में जॉब कर रहा था तो मैं छोटी मोटी एसआईपी के माध्यम से कुछ करना शुरू किया। मैं ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि म्यूचुअल फ़ंड कितना अच्छा हो सकता है, कोई चार्जेस नहीं, जितना पैसा इन्वेस्ट किया मेरी स्टेटमेंट में भी पूरा का पूरा अमाउंट वो दिख रहा है। वो देख के बहुत खुशी होती थी और मेरे मन में धीरे धीरे भावना बढ़ती गई कि अगर ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो मुझे इसी में काम क्यों नहीं करना चाहिए, भले ही मुझे थोड़ा संघर्ष करना पड़े। तो म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन में या म्यूचुअल फंड की दुनिया में आना ये आपका अपना निर्णय था, या कोई इन्फ्लुएंसर, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको देखकर आपको लगा कि नहीं यार ये जो काम कर रहे हैं ये काम मुझे करना चाहिए, और उसके बाद आपने फिर जो भी अहर्ताएँ हों, जो पेपर हों, वो क्लियर किए हों और उसके बाद आप आगे बढ़े हों? तो कोई व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं था जो कि कर रहा हो उसको देख के मैंने किया था, लेकिन मेरे एक मित्र थे कानपुर के जो म्यूचुअल फ़ंड की तारीफ़ किया करते थे और बड़े विज़न वाले व्यक्ति हैं। हंसी मजाक के माध्यम से अपनी बात कहते थे, बोलते थे म्यूचुअल फ़ंड का बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस है, इसमें एक बार आपने खूब मेहनत कर ली, भले ही देर लगता है, लेकिन क्लाइंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है और आपके लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें कुछ ट्रेल इनकम का कॉन्सेप्ट था कि आपने जो काम कर लिया है उसके लिए आपको इनकम होती है, काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव इनकम। तो मुझे लगा कि एक ऐसी चीज़ है जो क्लाइंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मेरे लिए भी अच्छी है,
तो ये बात मुझे हिट की और मैं ज्वाइन करने के बाद फिर रिसर्च करना शुरू किया कि इस फील्ड में और दिग्गज कौन हैं बड़े बड़े, जो अलग अलग वेबसाइट्स के माध्यम से या किसी को टकराने के माध्यम से धीरे धीरे एक्सपोज होता गया, लेकिन कोई दूसरा मोटिवेट करने वाला नहीं था। मैंने बस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन लिया था। तो एक कानपुर के दोस्त ने आपको हाँ। ये सोचने पर मजबूर किया। चलिए, अब हम म्यूचुअल फंड की दुनिया तक आ गए, आपकी एयरफोर्स से म्यूचुअल फंड की दुनिया तक। अब यहाँ से आपके बाज़ार और आपके क्लाइंट को समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अभी कितने परिवार ऐसे हैं, कितने क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके लिए आप एडवाइज़र हैं या जिनके निवेश पर आप उन्हें सलाह दे रहे हैं? एक्चुअली हमारी जो एडवाइजरी है, व्हेन वी स्टार्टेड, एक पार्टनर के साथ शुरू किया था और तब से लेके करीब 13 साल की जर्नी हो गई है। इस जर्नी के दौरान करीब करीब 3,500 यूनिक क्लाइंट्स हैं जिनको हम कैटर करते हैं। 3,500 रिटेल भी हैं। शुरू में छोटे छोटे बिजनेसेस बहुत आते थे। अब क्योंकि अनुभव हो गया है, जानकारी भी थोड़ी गहरी हो गई है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे बड़े अमाउंट के साथ लोग आते हैं। तो टेल हमेशा बड़ी होती है, आप देखेंगे तो। और जो एसेट मैनेज करते हैं हम, टोटल करीब करीब 650 करोड़ के आसपास का एसेट मैनेज करते हैं। 650 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड जी हाँ, AUM मैनेज करते हैं। बिल्कुल। और अगर यूनिक लोकेशंस की बात करूं जहां पे हमारी सर्विसेज जाती हैं, तो दिल्ली अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ टोटल क्लाइंट बेस। ओके। बचे हुए 50% में हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, गाजीपुर, अलग अलग इलाकों में हमारे क्लाइंट्स हैं। कुल 400 के आसपास पिन कोड्स हैं इंडिया में और कुछ NRI डेस्टिनेशंस हैं। करीब करीब 150 क्लाइंट NRI होंगे जहां पे हमारी सर्विसेज जाती हैं। आपने लोकेशन वाइज, पिन वाइज बांट दिया। कितना आपके क्लाइंट्स में हिस्सा या कितने परिवारों में हिस्सा आपके एयरफोर्स के क्लाइंट्स का है? 100 क्लाइंट हैं तो उसमें 20 एयरफोर्स के हैं या 50 एयरफोर्स के हैं। कितने प्रतिशत आपकी क्लाइंटेल में हिस्सा एयरफोर्स का, क्योंकि आप उस नीश के लिए काम कर रहे हैं? इस समय करीब करीब 300 के आसपास क्लाइंट एयरफोर्स के होंगे जो काफ़ी सीनियर प्रोफेशनल्स हैं। जनरली एयरफोर्स से वे लोग जो रिटायर हो चुके हैं वह हमारे पास आते हैं। कुछ पोजीशनिंग भी हमारी हुई है रिटायरमेंट एक्सपर्ट के तौर पे, कि हम रिटायरमेंट के बाद एक एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर की जो जो टोटल कॉर्पस आता है तकरीबन 1.5 से 2.25 करोड़ के बीच में आता है। किसी किसी की अगर DSOP ज़्यादा है, DSOP का मतलब डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर प्रोविडेंट फंड, अगर उसमें किसी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है वो तो 2-2.5 करोड़ भी हो सकता है। बट पेंशन वाला जो रिटायरमेंट का जो एस्पेक्ट है वो करीब करीब 1.5 करोड़ के आसपास आता है। तो बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद पूरे पैसे को लेके आते हैं, हमसे राय मांगते हैं और म्यूचुअल फंड के हिस्से को अलग अलग तरीके से करते हैं। बट आंसरिंग योर क्वेश्चन, अबाउट 300 पीपल। 300। कैसे ज़रूरत अलग होती है? मान लीजिए कि आज अगर हम यही समझना चाहें कि आप किसी अगर एक एयरफोर्स वाले व्यक्ति को या एक सेना वाले व्यक्ति को, चाहे वो जूनियर हो, सीनियर हो, मिड लेवल पर हो, कैसे उसकी ज़रूरत एक आम व्यक्ति की ज़रूरत से अलग होती है? एक्चुअली ज़रूरत अलग नहीं होती है, लेकिन जनरली कॉम्प्लेक्सिटी को कुछ लोग तो बहुत हैं समझते हैं। ज़्यादातर लोग अपने कोर प्रोफेशन में खूब ध्यान देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कुछ ऐसी होती हैं करियर के दौरान, ख़ासतौर से राइजिंग करियर में, कि डेलीगेशन बहुत ज़्यादा होता है। जो सीनियर एयरफोर्स ऑफिशियल्स होते हैं उनका डेलीगेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अपने करियर के दौरान बहुत सारा काम वो किसी न किसी की मदद से कर रहे होते हैं। इसलिए नहीं कि वे कर नहीं सकते, बल्कि वो और इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट पर ध्यान देते हैं। तो पहली चीज़ तो यही है कि वो कॉम्प्लेक्सिटी को इतना ज़्यादा समझना नहीं चाहते हैं एंड उनको ज़रूरत होती है कि ऐसे व्यक्ति की, ऐसी फर्म की जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकें, सबसे पहली बात। क्योंकि वो दिल या तो खोलते नहीं है, मैंने बोला इनका एक कवच है, या तो वो खुलते नहीं हैं और खुलेंगे तो फिर बोलेंगे ठीक है आप देख लेना, मैं नहीं जानता। और वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होना होता है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते आप बताओ मैं आपको क्या दे दूँ। वो क्या, मुझे क्या पता है, मेरा ये 1.5 करोड़ रुपए है या उसमें से 1 करोड़ रुपए ही है, अब आप बताओ मुझे क्या करना है। तो प्रोबिंग के दौरान उनसे पूछना पड़ेगा। वो सिंप्लिसिटी में रखते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, एट द सेम टाइम दे आर वेरी इंटेलिजेंट। अगर उनके ट्रस्ट को कोई ब्रेक करेगा या वहाँ पे कोई कमी करेगा तो वो पहचान जाएंगे। कैसे अजीत जी आप अप्रोच करते हैं? जैसे आप मान लीजिए कि किसी फैमिली के पास पहुँचे, एक आम फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो सेना से हो या सेना से ना हो। कैसे आप पहली ही मीटिंग में सीधे म्यूचुअल फंड के बारे में बताना शुरू कर देते हैं? पहले उससे बात करते हैं, जानते समझते हैं, 1-2 मीटिंग लगाते हैं संबंध बनाने में? कैसे, क्या अप्रोच होती है आपकी?
पहली बात कि हमारे जितने बिजनेस है इसमें मार्केटिंग का कोई बहुत बड़ा एफर्ट नहीं है। मार्केटिंग बस इतना ही है कि हम कहीं पे इंटरव्यू दे दिए या मैगजीन में कोई इंसर्ट कर लिए। ये भी इसलिए नहीं होता है कि हम इसकी वजह से कोई हमारे पास क्लाइंट आएगा, बल्कि कई मामले में ऐसा होता है कि हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ये समझेंगे कि मेरा एडवाइज़र या मेरा कंसल्टेंट जानकार है, वो मेहनत करता है, दिखता है। लेकिन जहाँ तक नए क्लाइंट्स के आने की बात है तो वो रेफरल से ही होता है और एक एग्जिस्टिंग सेटिस्फाइड कस्टमर्स ही एक दूसरे क्लाइंट्स को लेके आते हैं। अब तक के जितने भी बिजनेस हैं, जो भी नंबर्स है, ऐसे ही आए हैं। एकदम से कोई अनजान व्यक्ति हमारे पास आके और कहे हमने आपका नाम सुना इसलिए आपके पास आए हैं, ऐसी संख्या ना के बराबर या बहुत ही कम होगी। बहुत कम होगी, बिल्कुल। तो फिर आपकी अप्रोच क्या रहती है? जैसे मान लीजिए रेफरल से कोई आ गया, अब ज़रूरी नहीं है कि जो लेकर आया, भाई आजकल तो आदमी ऐसे ही लाता है, भाई हम तो इनसे करा रहे हैं, बाकी तुम देख लो जैसा तुम्हें सही लगे। तो फिर आपकी अप्रोच क्या होती है? तो रेफरल क्या करता है, आपके लिए गेटवे का काम करता है। रेफरल का मतलब 50% या इससे भी ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट हो जाता है आदमी कि ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में इसलिए आया है कि किसी ने इनकी सर्विस ली है, इनके बारे में हाईली रिकमेंड किया है और वो खुश है इनसे। तो वो काफ़ी हद तक खुला हुआ है, सुनने के लिए तैयार है और कई मामले में आप बोल भी सकते हैं कि आपका नंबर मुझे किसी ने दिया इसलिए बात करने आया हूँ। लेकिन अब इसके बाद वो जज करेगा कि ठीक है, ये व्यक्ति उनको अच्छे से सर्व करते हैं लेकिन मेरे पैमाने पे खरे उतर रहे हैं कि नहीं। उसके लिए हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं कुछ इस प्रकार हैं कि हम बहुत जल्दी प्रोडक्ट के लेवल पे बिल्कुल जाते ही नहीं हैं। इनफैक्ट हमारे डिस्कशन का 90% हिस्सा उस क्लाइंट को समझने में लगता है कि वो क्यों कर रहे हैं। एक होता है मी टू अप्रोच या फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट आजकल बोल सकते हैं। म्यूचुअल फंड अब पुश प्रोडक्ट इतना नहीं है जितना कि अब धीरे धीरे पुल प्रोडक्ट जैसे होता जा रहा है। तो जानना ज़रूरी है कि क्या ऑब्जेक्टिव है। एक एग्जांपल के ज़रिए मैं एक दो एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ। आई थिंक दैट विल ऐड रेलेवेंस। बिल्कुल। तो मेरे पास फ़ोन आता है, किसी लेडी ने कहा कि ये लेडी से बात कर लेना। उनका मैसेज आता है और शी सेज कि मुझे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये लेडी कौन है। ये 5 करोड़ वाली लेडी है जो 5 करोड़ इन्वेस्ट करके 5 लाख इन्वेस्ट करके मुझे चेक करना चाहती हैं, या इनके पास 5 लाख ही है जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं। इनके पास ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पैसे से क्या एक्सपेक्ट करती हैं। अगर मैं गहरी डिस्कशन नहीं करूँगा, इन्वेस्टमेंट की उनकी फ़िलॉसफी को नहीं समझूंगा, उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं कहूँगा। रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब होता है कि वो समझूँ कि वो क्या, उनको कहाँ डरती हैं, कहाँ नहीं डरती हैं, मार्केट उतार चढ़ाव होगा तो कितना एक्सेप्ट। तो एक डीप डिस्कशन से, हर पहलू के ऊपर डिस्कशन करने से ये पता चलता है कि उनको क्या दिया जा सकता है। तब पता चलता है कि नहीं, ये वे लेडी हैं, वह लेडी हैं जिनके पास सिर्फ 20 लाख ही है और उनको एंग्जाइटी है कह लें, या एक अनसर्टेनिटी उनके दिमाग में चल रहा है, इनसिक्योरिटी है, कहीं डूब ना जाए। और अब उनका पोर्टफोलियो अलग तरीके से। तो कोई भी एडवाइज़र है अगर वो काम कर रहा है, या उनको भी यही कहूँगा मैं, और हम लोग ऐसे ही करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा समय देते हैं समझने के लिए क्लाइंट से, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, किस एक्सपेक्टेशंस के साथ हमसे मीटिंग कर रहे हैं, और सब कुछ क्या क्या गोल्स हो सकते हैं उनके। और इसके बाद प्रोडक्ट जो हम रिकमेंड करने वाले हैं उसका बिहेवियर क्या हो सकता है, कितनी वॉलेटिलिटी ला सकता है। और अगर उनका एक एक्सपेक्टेशन इतना है तो उस एक्सपेक्टेशन वाले रिटर्न के लिए वॉलेटिलिटी कितना उनको लेना पड़ेगा, इज ही और शी कंफर्टेबल और नॉट। इसकी बहुत ही गहरी चर्चा होती है और खूब समझने में मेहनत करते हैं। तब लास्ट में जाके हम बोलते हैं कि एज़ पर द रिस्क प्रोफाइल ये प्रोडक्ट हमें लगता है कि आपकी ज़रूरतों के लिए पूरा होता है। हम बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं होते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई के टूल्स आ गए हैं जो आप अपना डेटा डालो और आपको एक मॉडर्न पोर्टफोलियो, एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाकर दे देते हैं। आपको क्या लगता है क्यों उसके बाद भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत है कि पहली बात कि आदमी अगर ह्यूमन टू ह्यूमन टच जो होता है वो अनपैरेलल्ड होता है। आदमी से बात करना चाहता है। जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ ठीक है। इनेबलर के रूप में तो बिल्कुल ठीक है, हम भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही हाई टॉप टेक्नोलॉजी का काम करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के पीछे जब ह्यूमन आता है तो वो क्या करेगा। टेक्नोलॉजी तो वो सब कुछ आपको दिखा रही है जो वो दिखाना चाहती है, लेकिन आप अचानक जब कहीं रुके हैं और क्या करना चाहिए उसका स्पेसिफिक आंसर, एक तो आप रीच नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी को। यू जस्ट ट्राई एंड गो एंड अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बेटी के लिए ये पैसा चाहिए कि यहाँ से निकालना चाहिए कि यहाँ से निकालना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए कि उसको बंद करना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, इन्फ्लुएंसर हैं, वे आपसे बात कर सकते हैं, वो कहें आप सुनेंगे, लेकिन आपकी बात वो सुन नहीं सकते। You need an advisor who listens to you, who understands you deeply than a machine. मशीन इतना डीपली कभी नहीं समझ सकता इंडिविजुअल को, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जितना एक ह्यूमन समझ सकता है। और ह्यूमन अकेला नहीं है। आज ह्यूमन एक वर्ड है फिजिटल, आप जानते होंगे। बिल्कुल। डिजिटल तो है, लेकिन जब तक उसमें ह्यूमन नहीं आएगा, ह्यूमन आएगा, देन इट विल क्रिएट अ वॉर।
वाह। एक और बात बताता हूँ, सॉरी। नहीं नहीं, बिल्कुल। जब तक कोई शुरू करना चाहता है और उसका रिस्क प्रोफाइल इतना नहीं है कि वो डरा महसूस करता है, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, एक सर्टेन लेवल डिपेंडिंग ऑन किस कैटेगरी का आदमी है, जब तक वो पैसा उसके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सिग्निफिकेंट नहीं है तब तक वो सब कुछ करना चाहेगा। उसकी वॉलेटिलिटी को भी बर्दाश्त कर सकता है, उसके गलत होने को भी बर्दाश्त कर सकता है। द मोमेंट उस व्यक्ति के रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से वो वैल्यूएशन खूब ऊपर चली जाती है, तब उसको लगता है कि अब यहाँ से मैं गलती अफोर्ड नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे एक 20, 25, 30 साल का बच्चा है, वो छोटी बहुत गलती भी कर लेता है, एक्सप्लोर भी कर लेता है, वो सब कुछ ठीक है, बिकॉज इज़ गॉट ऑल हिज अर्निंग लाइफ बिफोर हिम और हर। लेकिन एक 55 साल का व्यक्ति गलती अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जब छोटी मोटी कोई पोर्टफोलियो है उसको आप डेफिनेटली जैसे करना चाहें करिए, लेकिन जैसे पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है, हर चीज़ के लिए तो आपको प्रोफेशनल चाहिए और हर काम हम खुद से कर सकते हैं। तो जब हम हर चीज़ के लिए प्रोफेशनल चाहिए और हर काम खुद से कर सकते हैं, तो लेकिन करते नहीं हैं। हम अपना कपड़ा सिल सकते हैं, नहीं सिलते हैं, पेंट कर सकते हैं इस घर को, बट वी नीड एन एक्सपर्ट। इंटीरियर डिज़ाइनिंग कौन नहीं कर सकता, हर कोई कहता है मैं जानता हूँ, बट स्टिल यू नीड एन एक्सपर्ट। इस चीज़ के लिए भी बहुत एक अच्छे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। चलिए, अब आपने बताया एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। मेरा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है, नहीं है, बदलने की ज़रूरत है, कोई 5 ऐसे टिप्स बताइए, कोई 5 ऐसी चीज़ें बताइए कि जितने लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं और वो अगर ये जांचना परखना चाहते हो कि वो एक सही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहे हैं या उनका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सही है, कैसे जांचें? एक होता है डन एंड डस्टेड। अचानक आप आए, पहले तो आपको समझा ही नहीं और जल्दी जल्दी प्रोडक्ट देने के लिए बोल दिया, और साथ साथ में ये बोल दिया कि मैं इतना रिटर्न देता हूँ। कोई भी व्यक्ति कहे मैं इतना रिटर्न देता हूँ, मैं समझता हूँ कि रिटर्न देना किसी भी एडवाइज़र के हाथ में नहीं है। वो ये तो फिर भी बोल सकते हैं कि ऐसे क्लाइंट्स जिनका रिस्क प्रोफाइल इस लेवल का है, ऑन एन एवरेज इतने साल का रिटर्न ये है। लेकिन मैं इतना रिटर्न देता हूँ अगर ये बोलता है, तो सबसे पहले शक करना चाहिए उसके ऊपर कि ये आदमी बहुत जल्दी ट्रेड करने के चक्कर में है, मेरा वॉलेट शेयर लेने के चक्कर में। पहला, अगर आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रिटर्न देने की बात कहता है, रिटर्न की कोई गारंटी लेता है, तो सतर्क हो जाइए। बिल्कुल सतर्क हो जाइए, और ख़ास तौर से अगर वो ज़्यादा बोलता है तो और सतर्क हो जाइए, क्योंकि ज़्यादा रिटर्न वो नहीं देता है, ज़्यादा मार्केट देती है। एक तो ये हो गया। दूसरा कि एक बार ही आपका पोर्टफोलियो बना के इसके बाद कभी भी आपसे बात नहीं करता है, ना कोई अपडेट करता है। मार्केट में जैसे अभी ट्रम्प टैरिफ के नाम से अभी आज से 15-20 दिन पहले सबसे बड़ी चिंता का विषय मार्केट में था कि ट्रम्प क्या करने वाले हैं ग्लोबल मार्केट्स के लिए। सबसे बड़ी ये वजह थी, लेकिन लोग घबराए भी थे, मार्केट 13 दिन लगातार नीचे गई थी। ऐसे में इस तरह की सिचुएशन में क्या आपका एडवाइज़र चुपचाप सिर्फ इस भरोसे छोड़ देता है कि ठीक है मार्केट जो करनी है अपने आप करेगी, आप कुछ मत करो। एक एडवाइज़र के बोलने से भी मार्केट नहीं बढ़ेगी और नहीं बोलने से भी रुकेगी नहीं, वो मार्केट डेफिनेटली अपने आप करेगी। लेकिन व्हाट ए क्लाइंट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, वो जानता है कि आप कुछ तो बताएं, आप एक्सपर्ट है, आपके पास क्यों आया, कुछ तो कहिए। आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ पॉडकास्ट के माध्यम से आप छोटा सा वीडियो क्लिप बना दीजिए, कुछ राइटअप लिख दीजिए। यानी अच्छे और बुरे दोनों समय में एडवाइज़र आपके साथ कनेक्टेड है कि नहीं। नंबर 2, तीसरी बात, उसकी रीचेबिलिटी कितनी फास्ट है। इफ़ समवन वांट्स टू स्पीक टू हर हिज एडवाइज़र, वो कितनी जल्दी पहुंच सकता है। पता चला कि फ़ोन कर रहा है और वो 1 दिन 2 दिन हो गया, इसका मतलब क्विक रीचेबिलिटी है ही नहीं। एक और सिस्टम बताता हूँ कि जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, मेरे कुछ क्लाइंट्स ने अचानक पूछा कि अजीत जी मान लीजिए आप नहीं मिलते मुझे। मैं कहा समझ गया आप क्या पूछना चाहते हैं। बेसिकली उनका कंसर्न बिल्कुल वैलिड था कि अगर आप नहीं हैं, कुछ आपको हो जाता है तो सडनली मैं क्या करूँगा। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक सिस्टम है और सिर्फ वो अकेला व्यक्ति नहीं है, ये भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है किसी व्यक्ति को डील करने के लिए कि उसकी टीम में 1, 2, 3, 4, 5 लोग हैं जो कि एक पूरी टीम मदद कर रही है, और इमरजेंसी की सिचुएशन में या वैसे भी रिसर्च की सिचुएशन में अलग अलग काम को करने के लिए स्मूथ बना सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समय पड़ने पे बीच बीच में पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाला होना चाहिए कि क्या अब पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत है। कभी कभी मार्केट के कुछ एरियाज़ एक्सपेंसिव हो जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे मिड कैप एंड स्मॉल कैप कभी बहुत अंडर वैल्यूड हो जाएंगे, जहाँ पे थोड़ा एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा एडवाइज़र की भी ज़रूरत है कि पोर्टफोलियो को देख के और बीच बीच में बहुत जल्दी नहीं, बार बार चेंज नहीं करना, लेकिन वंस इन अ वाइल, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, 18 महीने में, 15 महीने में एक बार कुछ पोर्टफोलियो के बारे में बात कर ले और देख ले कि सही चल रहा है कि नहीं। ये कुछ बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो मेरे मन में अभी बात आ रही है आपको। तो अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप चुनना चाहते हैं
या आप ये परखना चाहते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सही है या नहीं, तो ये 5 चीज़ें आपको अजीत जी ने बताई। इनको सूत्र मानकर, इनको गुरु मंत्र मानकर रखिए और अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, अपने वेल्थ मैनेजर का चुनाव कीजिए। अब सर, आपकी बात हो गई, आपके क्लाइंट्स की बात हो गई, अब बात करते हैं ज़रा बाज़ार की और इंडस्ट्री की। आज की स्थिति जैसी बाज़ार में चल रही है, भारत पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तनाव बिल्कुल एकदम चरम पर है, अपने बाज़ार भी समझ नहीं आ रहा है, दुविधा में है। कितना मुश्किल होता है ऐसे समय में आपको अपने इन्वेस्टर्स को समझाना, या कितना, कैसे उनका अगर जो मन में दुविधा होती है, जो डर होता है, उस पर आप काबू पाते हैं? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होता है। ये जर्नी शुरू हो जाती है पहली मीटिंग से ही। अचानक किसी ने कहा कि मेरा पोर्टफोलियो 5% नीचे चला गया और उसको डर लग रहा है कि और 5% या 7% नीचे चला जाएगा। तो बात आती है, जब शुरू किया तो क्या आपने ये चर्चा की थी या आपके एडवाइज़र ने आपसे चर्चा की थी कि आपका पोर्टफोलियो, जिस तरह का पोर्टफोलियो आप बनाना चाहते हैं या जैसे रिटर्न की उम्मीद करते हैं, इसमें 10, 15, 20% तक वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो अगर वॉलेटिलिटी किसी भी कारण से, क्योंकि कारण चेंज होते रहते हैं, जैसे अभी बताया मैं कि आज से 15 दिन पहले बाज़ार में चिंता का कारण था ट्रंप किस प्रकार के टैरिफ लाएंगे और क्या करेंगे, वो चिंता अब खत्म हो गई। आज चिंता कुछ और है, पाकिस्तान का कुछ और है। मार्च 2020 में चिंता थी कोरोना कहाँ ले जाएगा पता नहीं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय में कुछ और चिंता थी। अब बीच बीच में देखते जाइए, वजह अलग होगी लेकिन मार्केट हमेशा ऐसा बिहेव करेगा किसी कारण से। आमतौर पे 2, 4, 5% की वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन ब्लैक स्वॉन इवेंट होती है वंस इन अ वाइल कि अचानक बड़ी वॉलेटिलिटी हो जाती है। हालांकि साइकिल्स अभी थोड़े जल्दी जल्दी आने लग गए, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा आ गया, दूसरा ख़त्म नहीं हुआ तीसरा आ गया। तो इतनी क्लैरिटी के साथ क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, ट्रस्ट में क्लाइंट बहुत कम तंग करते हैं। हमारे पास क्लाइंट के इतने सारे क्लाइंट्स होने के बावजूद भी हमारे पास फ़ोन ना के बराबर आते हैं, ना के बराबर फ़ोन आते हैं। इसलिए नहीं कि हम कुछ जादू कर रहे हैं, हम उनको तैयार करते हैं कि अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि कारण बदलते रहेंगे लेकिन वॉलेटिलिटी कॉन्स्टेंटली बनी रहेगी। अजीत जी, अब मान लीजिए कि कोई नया कस्टमर आया, उसने कहा कि सर अभी जो माहौल है इसमें मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करना है। मान लीजिए कि उसने आपको अपने गोल्स बताए, और उसने आपको अपने गोल्स बताए, वो अपने RIA से एक चिट्ठी लिखा के लेकर आया कि आपको 2 म्यूचुअल फंड खरीदने हैं, लार्ज कैप के, 2 स्मॉल कैप के, 2 मिड कैप के, मान लीजिए, ठीक है। क्या आपकी सलाह होती है, कौन सी कंपनियों के म्यूचुअल फंड आप सबसे पहले किसी को बताते हैं? अगर मान लीजिए कि कोई सेक्टर स्पेसिफिक चुनते हैं, या आपको लगता है कि नहीं एक ही कंपनी के सारे म्यूचुअल फंड अच्छे हैं? नहीं, डेफिनेटली एक कंपनी के बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड का ही नाम है डाइवर्सिफिकेशन, एंड विद इन म्यूचुअल फंड एक होता है फिलॉसफी डाइवर्सिफिकेशन, जिसको कंपनी डाइवर्सिफिकेशन के नाम से। कई बार क्या होता है, किसी एक ही कंपनी के भले ही 4, 5, 6 प्रोडक्ट हैं, लेकिन उसकी जो लीडरशिप टीम होती है, CIO, जो सबसे ज़्यादा डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो एक ही व्यक्ति है, जो CIO है। बिल्कुल, CIO है या जो भी सुपर। बिल्कुल। तो फंड मैनेजर बहुत कैपेबल होने के बावजूद भी उनकी फ़िलॉसफी से डिटैच नहीं हो सकते। उनको लगता है कि कुछ ऐसा ही पोर्टफोलियो बनाना है जो हमारे CIO को पसंद है। तो 2 तरीके से, एक तो स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन कि किस कैटेगरी का फ़ंड, एग्जांपल के तौर पे लार्ज कैप एक कैटेगरी है, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, ये कैटेगरीज़ हैं, तो इनको मैं बोल दिया स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। और दूसरा होता है फिलॉसफी ऑफ इन्वेस्टिंग। फिलॉसफी ऑफ इन्वेस्टिंग का मतलब वो फंड हाउस से हो गया, क्योंकि CIO एक है। तो अगर कोई मिस्टर नरेन है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की, उनकी सर्टेन फिलॉसफी है। इसी तरीके से मिस्टर नीलेश शाह हैं किसी कंपनी के, लेट से कोटक म्यूचुअल फंड की, उनकी फिलॉसफी है। नवनीत मिनोत है इस समय HDFC म्यूचुअल। ये सब लोग दिग्गज हैं और बहुत जानकार हैं, लेकिन आपको स्टाइल और फिलॉसफी दोनों डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। आपके पसंदीदा फिलॉसफी स्टाइल किसका है इस समय? एग्जैक्टली वही बात है, रिस्क को मिटिगेट करना है तो किसी एक व्यक्ति को आप, क्योंकि रोटेशन में परफॉर्मेंस आती रहती है। वही फंड हाउस जो इस समय का डार्लिंग है, हर व्यक्ति बात कर रहा है, अगले साल हो सकता है कि कोई ना बात करे। इसलिए अपने क्लाइंट्स को भी यही सलाह देते हैं कि किसी स्टार फंड मैनेजर या स्टार फंड हाउस, इस तरह का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली हमें सेलेक्ट तो करना ही है, तो हम डेफिनेटली कुछ पैरामीटर्स ऐसे बनाते हैं जो कंसिस्टेंसी रहे, जैसे किसी एक पीरियड की नहीं, 1 साल, 3 साल, 5 साल, और प्लस कुछ आने वाले ट्रेंड को कैप्चर करती हुई चीज़ें भी। तो कुछ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कुछ मोमेंटम भी थोड़ा होना चाहिए कि ठीक है 5 साल तो बहुत अच्छा है, लेकिन पता चला 1 साल से इतना अच्छा नहीं है, या है भी तो लगता है आगे के लिए बहुत ज़्यादा महंगा है। तो कंसिस्टेंसी को हम प्रेफर करते हैं। दूसरी बात कि क्लाइंट को कॉन्फिडेंस आना चाहिए उस नाम से,
पता चला कि एक ऐसा फंड हाउस है जो दावा करता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन उसका नाम इंस्पायर मुझे भी नहीं करता है, कॉन्फिडेंस नहीं देता है, और क्लाइंट भी पूछता है कि ये कौन सी कंपनी है। तो अगर हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं वैसे ही फ़ंड को रेकमेंड करूं जिसका नाम कम सुना हुआ है, या अभी भी उसको मार्केट में अपनी लीडरशिप स्टैब्लिश करनी है, और अगर देना भी है तो थोड़ा बहुत दिया जा सकता है इफ़ एट ऑल। अदरवाइज़ ऐसे नाम को प्रेफर करना चाहिए जिससे क्लाइंट को भी कॉन्फिडेंस आए, हमें भी कॉन्फिडेंस आए। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो कीप एन आई ऑन अदर न्यू कमर्स, कि अगर वो अच्छा कर रहे हैं, धीरे धीरे वो भी अच्छा करते हैं, तो इंक्लूड कर सकते हैं। आपको कब पसंद आता है म्यूचुअल फंड, क्या पैरामीटर्स आप लगाते हैं? जैसे मान लीजिए आपको एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड चुनना है, ठीक तो है। कैसे चुनेंगे आप? एसबीआई भी लाता है, आईसीआईसीआई भी लाता है, कोटक भी लाता है, 30 और कंपनियां भी लाती हैं। कैसे आप चुनते हैं कि भाई 3 साल का परफॉर्मेंस, 5 साल का परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजर, क्या आपके ऐसे 4-5 बड़े पैरामीटर्स होते हैं जिस पर आप किसी भी फंड का चुनाव करते हैं? ठीक है, कुछ ऐसे फंड हाउस होते हैं, कभी तो न्यूज़ में होंगे इसलिए कि सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अचानक पता चलेगा कि वो सबसे ख़राब कर रहे हैं और लंबे समय तक। तो न्यूज़ मेकर्स म्यूचुअल फंड कई बार होते हैं, नाम यहाँ पे लेना ठीक नहीं समझता मैं। न्यूज़ मेकर होते हैं, वो पता चल जाएंगे, जो कुछ कंपनी का नाम ले लेंगे ऐसे। तो एक इन्वेस्टिंग में हाई बीटा कहा जाता है। हाई बीटा का मतलब मार्केट जितनी चल रही है उससे ऊपर बढ़ते समय, और मार्केट जितनी नीचे जा रही है उससे ज़्यादा नीचे समय। हम कोशिश करते हैं कि हम हाई बीटा कॉन्सेप्ट को अवॉइड करें, ख़ासतौर से जब हम बड़ा पैसा हैंडल करते हैं। तो कई बार क्लाइंट का कंफर्ट यही होता है कि बेशक रिटर्न क्लाइंट एकदम से नहीं मांग रहा होता है, कई बार मार्केट फोर्सेज उसको नज कर रही होती हैं बड़े बड़े रिटर्न के। फॉर एग्जांपल, दीज 3 फंड्स हैव गिवन 40%, डू यू ओन एनी? अब ये तो नहीं बता रहे हैं कि इनको ओन करने का रिस्क क्या है, या क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना। बस उन्होंने बस आपको छोड़ दिया, और अचानक आपने देखा मेरा म्यूचुअल फंड में तो कोई भी इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं है, और आप जाके बात करते हैं। तो वहाँ पे अगेन डायलॉग की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि क्यों इस फंड्स को लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो कोशिश ये रहती है कि हाई वॉलेटिलिटी के बजाय लो वॉलेटिलिटी फंड हो किसी भी कैटेगरी में। तो हाई और कंसिस्टेंसी हो, सिर्फ एक ही किसी पीरियड का ना हो। कोई ये नहीं है कि पिछले 1 साल का सबसे ज़्यादा रिटर्न है उसको चूज़ कर लिया, बल्कि ये देखना है कि 1 साल, 3 साल, 5 साल, ये 3 अलग अलग पीरियड हो गए। प्लस थोड़ा सा वेटेज ये भी देखते हैं कि क्या लगता है कि मोमेंटम किस में ज़्यादा हो सकता है। उदाहरण के तौर पे इस समय अगर 1 साल, 3 साल, 5 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के फंड्स में, तो बिकॉज ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल इनकी परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन यूनानिमस व्यू है पूरी इंडस्ट्री में कि ये कंपेलिंग रीज़न हो सकता है थोड़ा एलोकेशन को ऐड करने के लिए। तो कई बार अगर परफॉर्मेंस देखने जाएंगे तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा, बट बिकॉज यू अंडरस्टैंड मार्केट, यू सम हाउ अंडरस्टैंड द साइकिल्स ऑल्सो, थोड़ा ऐड कर सकते हैं। ये तो एक हो गया। दूसरा ये है कि कोई ऐसा डिसीजन होना चाहिए, ऐसे फंड्स होना चाहिए जहाँ पे गलत आप नहीं हो सकते, या गलत होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से वैसे ही ठीक हो जाता है। लार्ज कैप कैटेगरी हो गई, मल्टी कैप कैटेगरी हो गई, सेक्टोरल को अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए। कई बार कुछ ऐसे सेक्टोरल फंड्स होते हैं जो लाइमलाइट शुरू कर देते हैं। मार्केट के तेज़ी के समय में बहुत सारे ऐसे फंड्स होते हैं या नई कंपनीज होती हैं, नए नए फंड्स लेके आते हैं। कुछ ये बोल के कि नई NAV है 10 रुपये की, कुछ बोलेंगे कि ठीक है म्यूचुअल फंड तो ठीक है, लेकिन अभी ज़्यादा अच्छा कौन सा चल रहा है, बैटरी वाला एरिया चलेगा, EV का जो है, या फिर डिफेंस चलेगा। डिफेंस की भी बड़ी फ्रेंजी भी रही थी कि बिल्कुल अचानक अभी था कि चाइना के फंड्स बहुत अच्छे करने वाले हैं, तो चाइना जो ग्लोबल फंड्स हैं, US फेसिंग फंड्स हैं, उनकी डिमांड सडनली बढ़ गई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सीजनैलिटी को इन्वेस्टिंग के अप्रोच से हटाना चाहिए। अगर सीजनैलिटी को हटाएंगे तो आप तैयार हैं बहुत लंबे समय तक करने के लिए। और कोशिश करनी चाहिए कि अगर मैं भूल भी जाऊँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भूलना है, लेकिन अगर किसी वजह से रिव्यू नहीं भी कर पाया, भूल भी जाऊँ, तो भी इतनी गलती नहीं हो कि एक ऐसा फंड लेके बैठ गया हूँ जो पिछले 2 साल से बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो यू गो स्विम विद द मार्केट, डोंट ट्राई टू गेट सो मच मोर रिटर्न दैट द मार्केट इज जनरेटिंग। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हमें लगता है ये सब तो ठीक है, मुझे बताओ सबसे ज़्यादा अच्छा फंड। अब ये इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है, या तो मैं FD में करूँगा जिसका रिटर्न 7% है, टैक्स काट के 5 या 4.5% है, या तो मैं एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव रहूँगा, या फिर मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा पटाखा फंड कौन है, सबसे ज़्यादा बड़ी परफॉर्मेंस देने वाला फंड कौन है। तो मुझे लगता है कि अगर इवन इफ़ यू हैव सम लाइकिंग फॉर अ फंड विच इज़ वेरी
एक्सट्रीमली वोलेटाइल, एक्सट्रीमली लाइकली टू डू मच मोर देन द मार्केट, लेकिन आपकी जर्नी ग्रेजुअल होनी चाहिए, यहाँ से पहले इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, देन वो होना चाहिए। तो ग्रिड में, इन्वेस्टिंग ग्रिड में अक्सर मैं समझाता हूँ कि अगर यहाँ पे आप हैं 6-7% और यहाँ पे हैं 15-16-17% के आसपास, तो आपको एकदम से माइग्रेट करके नहीं सारे फंड इसमें आना चाहिए। दूसरी बात कि पोर्टफोलियो के अंदर 3-4-5 फंड्स होंगे, सारे फंड्स एक जैसे तो नहीं होंगे। एक ऐसे पीरियड में जब आपका मिड कैप है, स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है, तो उस समय लगेगा कि लार्ज कैप का जो फंड है मेरा अच्छा नहीं कर रहा है, एंड द टेंडेंसी माइट बी, थॉट माइट बी कि चलो लार्ज कैप को हटा के इसी में कर देते हैं, अच्छा है। लेकिन एक दूसरा पीरियड होता है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप वुड प्रॉबेबली बी ब्लीडिंग सो मच, और लार्ज कैप बेटर कर रहे होंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि सारे फंड एक ही डायरेक्शन में हो, बल्कि हर एक की स्टाइल अलग हो, हर एक का पीरियड अलग आएगा। गोल्ड की बात करूँ डाइवर्सिफिकेशन की, तो एक ऐसा पीरियड था जिसमें गोल्ड ने कुछ भी बड़ा परफॉर्म नहीं किया, और अब पिछले, लेकिन सडनली गोल्ड फंड की डिमांड बढ़ गई है, मतलब हर 10 में से एक आदमी गोल्ड के बारे में पूछ ही लेता है। तो अगर गोल्ड अच्छा था तो उस पीरियड में भी अच्छा था जिसमें परफॉर्मेंस नहीं दिया था, अगर वाकई आपको इसलिए चाहिए गोल्ड की डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। ठीक वैसे ही स्मॉल कैप है, अगर अच्छा नहीं भी कर रहा है लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा होना मिड कैप स्मॉल कैप का ले लिया, ओवरबोर्ड जाके कुछ भी नहीं करना है। और अगर कोई फिलॉसफी के प्रोसेस के तहत कर रहे हैं तो आपको सब कुछ लेना है, ऐसा नहीं है कि अचानक या तो ये ले लिया या ये अवॉइड कर दिया। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब विद इन योर पोर्टफोलियो देयर विल बी फ्यू फंड्स, वो बहुत अच्छा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, एंड इट्स नॉर्मल। एक आखिरी सवाल, बड़ा अहम सवाल है। केवल इंडेक्स फंड के साथ रहकर केवल हम सेंसेक्स और निफ्टी या जो भी इंडेक्स हैं उन फंड को लेकर ही हम बाज़ार की 70-80 कई बार 90% तक स्कीम्स के रिटर्न को पछाड़ देते हैं। डेटा आता है, बताता है कि से 70% 80% इक्विटी स्कीम्स ने बेंचमार्क्स को भी आउट परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, या 10% ने किया। क्या आपको लगता है कि चीज़ें प्लेन सिंपल रखी जाएं, अगर 70-80% नहीं कर रहे हैं बेंचमार्क को आउट परफॉर्म, तो हम अपना इंडेक्स फंड के साथ चलते जाएं, पैसे फंड में पैसा डाल दें? ये स्ट्रेटजी क्या ठीक नहीं है बतौर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर? आपको क्या लगता है? बिल्कुल की जा सकती है, खासतौर से इंडेक्स फंड उनके लिए और अच्छा है जिनको कि एक्सेस टू एडवाइजर्स, एक्सेस ऑफ म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल टू म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल नहीं है। अलग अलग पीरियड में आप देखेंगे, कभी भी ना शॉर्ट पीरियड में कंपैरिजन करेंगे, समटाइम्स यू विन बाय हैविंग समथिंग एंड यू लूज बाय हैविंग समथिंग, सेम थिंग। तो एक ऐसा पीरियड आएगा, अभी आप देखिए एक्टिव फंड्स पिछले 2-3 साल के अंदर पैसिव, बहुत सारे पैसिव फंड्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो कभी भी कंपैरिजन में सेलेक्टिव होना ठीक नहीं है। कि दूसरी बात कि उसकी लिमिटेशंस को जानना ज़रूरी है। जैसे सेंसेक्स का, अगर सेंसेक्स को ही ले लिया तो उसमें 30 फंड्स हैं, या निफ्टी को ले लिया 50 फंड्स है। जो लार्जर यूनिवर्स ऑफ इन्वेस्टिंग है वो बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है। एंड जो एक्टिव इन्वेस्टिंग है, खासतौर से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसा माना जाता है कि फंड मैनेजर के पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है बाहर से भी इन्वेस्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली एक ऐसा पीरियड आएगा जहाँ पे पैसिव के फेवर में लगेगा कुछ शॉर्ट पीरियड में कि वो अच्छा चल रहा है, और कभी लगेगा एक्टिव में अच्छा है। बट जैसा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी है, या इतना बड़ा कैनवस है, या इतनी ग्रोइंग स्टेज में इकोनॉमी है कि एक्टिव फंड्स विल continue to perform so well, and if you are advised by someone, some professional with you, तो और there is always an investing case when you go with the and एक क्रॉस चेक भी हो जाता है। क्या होता है कि जब, जैसे ही मैंने बोला शुरू में ही कि आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो गया एंड यू डोंट हैव अ थॉट, डोंट हैव एन ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट, आपको डर लगता है। डर में आप क्या करते हैं, यू टेक अ डिसीजन। डर में सबसे पहले यही लगता है कि गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी लड़ाई चल रही है और आपके पास कोई नहीं है पूछने वाला, अब जिससे सलाह ली नहीं है उससे पूछने तो नहीं जाएंगे, शर्म भी आएगी कि भाई इनसे सलाह ही नहीं लिया है, मैं किया हूँ, जाके इनसे क्या राय ले लूँ। तो जब आप अकेले हैं और किसी की भी सलाह नहीं है, सिर्फ इंटरनेट वाली सलाह है, और इंटरनेट में तो इतना पैसा स्वाहा हो गया यार, सब कुछ चला गया, ध्वस्त हो गया, कर दीजिए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, डर के मारे आप छलांग लगा देते हैं। तो आप एक एडवाइज़र के साथ जा सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पैसिव फंड नहीं ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं, खासतौर से स्टार्ट करने के लिए। अगर कोई एडवाइस नहीं है तो ले सकते हैं, बट इफ़ यू हैव अ गुड क्वालिटी एडवाइस एंड समवन कैन डू गुड वर्क फॉर यू, व्हाई नॉट स्लाइटली मोर रिटर्न। कार्यक्रम के हम अंतिम चरण में हैं। मैं आपसे 5 रैपिड फायर सवाल पूछूंगा, जवाब एक शब्द में या एक लाइन में आप दीजिएगा, बिल्कुल संक्षेप में। और आपको लगता है कि नहीं, आप इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहते तो आप पास कर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप जवाब दें जी, ठीक है। पहला सवाल, भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आपका सबसे पसंदीदा CIO? नीलेश शाह। दूसरा सवाल, एक बिगिनर के लिए
जो बिल्कुल म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम का चुनाव करना हो तो वो कौन सी स्कीम होनी चाहिए? मल्टी कैप। मल्टी कैप फंड। कोई एक म्यूचुअल फंड मल्टी कैप की स्कीम जो आप चुनना चाहें, जो आपको लगता हो कि किसी बिगनर को ले लेनी चाहिए? पास। कोई एक ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम जो आपको लगता है कि हर म्यूचुअल फंड निवेशक के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म में देख रहा हो, लॉन्ग टर्म में देख रहा हो, या ठीक है ये तो एक ऐसी चीज़ है, गोल्ड है, सब रख लो? लार्ज कैप जरूर होना चाहिए किसी भी पोर्टफोलियो का कोर, चाहे ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। हाँ, ऑब्वियसली। और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो का कुछ ऐसा लो ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट या लिक्विड फंड में भी ज़रूर होना चाहिए टू मीट द इमीडिएट लिक्विडिटी। ओके, तो आपको लगता है कि लार्ज एक तरह के म्यूचुअल फंड जिनसे आपको लगता है यार सबको बचना चाहिए, बिल्कुल हाथी मत डालो जला लोगे, आप चाहते हैं कि कम से कम आपके क्लाइंट और जितने आपको सुनकर निवेश के लिए प्रेरित हो म्यूचुअल फंड के, आपको लगता है इस म्यूचुअल फंड को कोई ना खरीदे? कोशिश करनी चाहिए कि जब तक आपका जो मेन कोर्स नहीं पूरा हुआ है, डेजर्ट नहीं लेना चाहिए। कई बार लोग डेजर्ट मांगने ही चले जाते हैं, तो डेजर्ट से मेरा मतलब है सेक्टोरल फंड, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड फंड चाहिए। तो प्रोसेस को आपने फॉलो नहीं किया, इन्वेस्टिंग के प्रोसेस को फॉलो किए बगैर स्कीम का मांगना उतना ही गलत है जितना किसी इंडिविजुअल स्कीम को सेलेक्ट करना। तो मैं समझता हूँ कि हर एक इन्वेस्टर को एक प्रोसेस को समझना चाहिए, जाते ही मुझे स्कीम दे दीजिए नहीं मांगना चाहिए, और एक बड़े लक्ष्य की तरफ समझना चाहिए कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। क्या मैं कुछ इसलिए कर रहा हूँ कि बाकी सभी लोग कर रहे हैं, या इसकी वजह से मेरी लाइफ की कोई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। मैं समझता हूँ उस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, उसमें डीप जाना चाहिए, समझना चाहिए क्या करने से अगले 5, 7, 10 साल अच्छा होगा। एक स्कीम सेलेक्ट करने से आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो नहीं बन सकता। सेक्टोरियल फंड से बचें, थीमेटिक फंड को या सेक्टोरियल के फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में ना रखें तो बिल्कुल अंत में रखें, डेजर्ट की तरह रखें, मेन कोर्स की तरह ना रखें। एक जवाब ये था। नीलेश शाह पसंदीदा CIO हैं, स्कीम अजीत जी बताना नहीं चाहते हैं। एक व्यक्ति जिसको हर म्यूचुअल फंड निवेशक को एक फंड जो लेना चाहिए वो लार्ज कैप फंड उनकी पसंद है। अजीत जी बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात कर। पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी पसंद आया होगा, और फिर आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, कुछ और नई चर्चा करेंगे। थैंक यू शुभम जी, आपके सवाल बहुत अच्छे लगे मुझे। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको पूरे मन से सवाल का जवाब दूं, और यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आपको अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ, नई चर्चा के साथ, कोई नई दृष्टि लेकर। नमस्कार।